तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त दिल्ली से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक, बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक और राजस्थान से लेकर हरियाणा और पंजाब तक हर तरफ एक ही गूंज सुनाई दे रही है। दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में धमाका हो गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ट्रैफिक सिग्नल ही मुर्दों का शमशान हो गया। जो जख्मी थे उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। अब तक दर्जन भर लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, पर एक सवाल हम सब के जहन में घूम रहा है कि हमारा देश इतने सुरक्षित हाथों में है, फिर भी आतंकी कैसे आते हैं, कैसे चले जाते हैं, और आतंकियों के हमले की जांच कहां तक पहुंचती है, और इंसाफ कैसे दिलाया जाता है। इन सब पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। सरकारी आंकड़ों की मानी जाए तो जुलाई 2018 में द इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा था, मानो या ना मानो, दुनिया में सबसे ज्यादा धमाके भारत में हुए हैं। 7 साल पुराने इकोनॉमिक टाइम्स में एनबीडीसी यानी नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर ने साल 2018 में सिर्फ 2 साल के दौरान हुए बम धमाके के आधार पर बताया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बम धमाके भारत में ही हुए हैं। और यह भी बताया कि इराक और पाकिस्तान से भी ज्यादा बम धमाके भारत में ही हुए। अक्सर इन बम धमाकों को राजनीति से भी जोड़कर देखा जाता है, पर हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सियासी सवालों को दरकिनार कर देते हैं। लेकिन इन धमाकों की डेट और तारीख देखकर अपने आप सवाल उठ खड़े होते हैं। इनमें से कुछ बम धमाके काफी ज्यादा याद किए गए हैं, क्योंकि ऐसे धमाके भी हुए हैं जिनमें हमने अपनों को खोया, जिसमें हमारे सैनिक शहीद हो गए, हमारे आम नागरिक भी मारे गए। लेकिन अगर पत्रकारिता के नजरिए से इन बम धमाकों की तारीख पर गौर करें तो पता चलेगा कि देश में कोई बहुत ही खास और बड़ा चुनाव होने वाला है, जिसका फायदा उठाने का इल्जाम भी एक खास विचारधारा की पार्टी पर लगता ही रहता है। मोदी जी के सत्ता में आने के बाद देश एक सुरक्षित हाथों में चला गया, लेकिन 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर एक बड़ा आतंकी हमला होता है, जिसमें हमारे 7 फौजी शहीद हो जाते हैं, लेकिन 4 आतंकी भी मारे जाते हैं। ये वारदात जनवरी 2016 में हुआ था और इसके ठीक 3 महीने बाद यानी अप्रैल से मई 2016 के दौरान असम, तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी में इलेक्शन होता है। मतलब पठानकोट हमला एक ऐसी डेट और टाइमिंग की तरफ इशारा करता है जब 3 महीने के बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला था। इस हमले के 13 महीने बाद पंजाब, गोवा और मणिपुर में भी इलेक्शन होता है। पठानकोट के बाद हमें एक और जख्म सहना पड़ा। इस आतंकी हमले का नाम है उरी आर्मी बेस अटैक। 18 सितंबर 2016 को 4 आतंकियों ने उरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर ग्रेनेड और AK-47 से हमला किया, जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हो गए। इसके ठीक 5 महीने बाद फरवरी और मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ और इस हमले के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ बताया गया। इसके बाद 14 फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, जिसमें CRPF के हमारे 40 जवान शहीद हो गए। इसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा और बदले में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। इसके 2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले पुलवामा हमला हुआ। पुलवामा के शहीदों के नाम पर मोदी जी ने वोट मांगे। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेकर जनता से वोट मांगे गए। फारूक अब्दुल्ला ने तो सीधे सीधे मोदी जी पर ही पुलवामा अटैक का इल्जाम लगा दिया था। और उस वक्त इंडिया टुडे ने फारूक अब्दुल्ला का बयान छापा, जिसमें फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पुलवामा हमले के पीछे मोदी है, क्योंकि वो चुनाव जीतना चाहते थे। इसके बाद एक और आतंकी हमला याद किया गया। बेंगलुरु का रामेश्वर कैफे में 1 मार्च को बम धमाका होता है, जिसमें 10 लोग जख्मी हुए। और इस वारदात के 1.5 से 2 महीने के बाद ही लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसे लोकसभा चुनाव 2024 कहा जाता है। और इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा का विधानसभा चुनाव भी रामेश्वर बम धमाके के बाद ही हुआ। खैर, इसके 1 साल के बाद कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है, जिसमें नाम और पहचान पूछ-पूछ कर आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर लोगों का कत्ल किया। हमारे 26 बेगुनाह नागरिकों की हत्या की गई और इसके तकरीब 6 महीने के बाद ही बिहार का चुनाव हो रहा है। पर यह बात कुछ ज्यादा ही पुरानी हो गई। बिहार के दूसरे चरण के मतदान से कुछ ही घंटे पहले दिल्ली के लाल किले के पास भी बड़ा धमाका होता है और हम अभी उसी धमाके की बात कर रहे हैं। पहले के हमले में
या फिर यूं कहें कि पहले जो बम धमाके हुए उनके लिए सीधे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला कराया था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग भी हुआ है और फिर सीजफायर भी हो गया, जिस सीजफायर का क्रेडिट आज भी डोनाल्ड ट्रंप ले जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी कोशिशों के जरिए सीजफायर कराने का दावा करते हैं, लेकिन इस बार लाल किले के पास होने वाला धमाका बड़ा ही अजीब था, क्योंकि खबर लिखे जाने तक पाकिस्तान को बिल्कुल भी याद नहीं किया गया और ना ही पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोई बात की गई। सोशल मीडिया पर इसे हिंदू बनाम मुसलमान के तौर पर जरूर पेश किया गया है और यह बताने की कोशिश हो रही है कि जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उनमें पकड़े जाने वाले तमाम के तमाम मुसलमान ही हैं। यह वारदात ऐसे वक्त में पेश आया है जब बिहार में चुनाव हो रहा है, सांप्रदायिकता अपने चरम पर है। एक तरफ बागेश्वर वाले नफरती बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में इस तरह के वारदात के बाद देश के माहौल को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 20 से 25 सालों के दौरान हुए आतंकी हमलों के बाद जिन जिन लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया, उन्हें आरोपी बनाया गया, मीडिया ने उन्हें पहले ही दिन से आतंकी लिखना और कहना शुरू कर दिया, जबकि मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपराध साबित होने तक किसी को दोषी ना माने। लेकिन मीडिया ने आतंकी लिखने और कहने का काम जारी रखा। इस वक्त 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद और 30 साल के बाद जेल से रिहा होने वाले, बाइज्जत बरी होने वाले मुसलमान मौजूद हैं। बरसों तक जेल में रखकर सड़ाया गया, उनको पकड़ा गया, तब भी उनको मुसलमान होने के नाते उनको बदनामी मिली। अब कहा गया है कि मुसलमान आतंकी होते हैं, हर आतंकी मुसलमान ही होता है, जबकि बेकसूर साबित होकर वापस लौटने वाले भी मुसलमान ही हैं। जिंदगी भर उनके परिवार को जिल्लत का सामना करना पड़ा और ताउम्र सलाखों के पीछे आतंकवादी का ठप्पा अपने माथे पर लगाकर जीने के लिए मजबूर थे। जब अदालत ने उन्हें बरी किया तो उन्हें आतंकी कहने वाले और लिखने वाले दूर दूर तक नजर नहीं आए। आज फिर मुसलमानों को आतंकी कहने और लिखने का सिलसिला शुरू हो गया है। मीडिया और जांच एजेंसियों ने आतंकी मॉड्यूल के भांडाफोड़ करने का दावा किया है। हम दावा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई मामलों में पुलिस के बड़े बड़े दावे अदालत में धूल फाकने लगते हैं। सालों केस चलने के बाद अंत में बेकसूर साबित होते हैं। तब यह भी सवाल उठता है कि अगर पकड़े गए लोग बेकसूर थे तो असली धमाका किसने किया था और बदले में बेकसूर को ही क्यों पकड़ा गया? क्या ऐसा जानबूझकर किया जाता है या इसके पीछे कोई एजेंडा है? खैर, दिल्ली धमाके की अभी भी जांच चल रही है। हमारे खबर लिखे जाने तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि हमला आतंकी वारदात है या फिर हादसा, लेकिन गोदी पत्रकार और संघी जमूरों ने अभी इस धमाके को आतंकी हमला घोषित कर दिया है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा। 2014 के बाद से अब तक जिन बड़े आतंकी हमलों का हमने जिक्र किया है, हो सकता है कि उनका चुनाव से पहले होना सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, पर बार बार चुनाव से पहले आतंकी हमला सिर्फ एक इत्तेफाक है क्या? ये सिर्फ एक संयोग है या प्रयोग? लेकिन ऐसे संयोग और इत्तेफाक चुनाव से पहले ही क्यों हो रहे हैं, ये सोचने और समझने की जरूरत है। कल तक तालिबान भी बहुत बड़ा आतंकवादी हुआ करता था, लेकिन मीडिया ने उसे आतंकवादी कहना बंद कर दिया है, क्योंकि जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया है और जब उनके आतंकी का पुरजोर तरीके से मोदी जी की सरकार ने स्वागत किया, तब से ही तालिबान वाले जिगरी यार हो गए हैं। अलकायदा का एक और आतंकी इस वक्त सुपर पावर अमेरिका की आंखों का तारा बना हुआ है, जिसके सिर पर अमेरिका ने भारी भरकम इनाम रखा था। अब उसे आतंकवादियों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। बाकायदा व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रंप से मुलाकात करता है, क्योंकि हथियार के दम पर उसने सीरिया पर कब्जा कर लिया और अब वो सीरिया का राष्ट्रपति बन गया है। यानी आतंकवाद भी एक सियासी टूल बन चुका है, जिसका फायदा उठाना ही सियासी एजेंडा है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, चाह को पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, चाह को पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, वरना ये हाथ गिरेबान से कुछ दूर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।